नमस्कार, मैं मोहन दुबे। VSRS न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आइए नजर डालते हैं देश और दुनिया की तमाम टॉप 10 खबरों पर। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हमेशा की तरह नया साल मनाने शिरडी साईं बाबा के दरबार पहुंचे हैं। साल की साईं बाबा आखिरी आरती में वह शरीक हुए। साईं दर्शन के बाद 2020 की विदाई के साथ कोरोना महामारी भी चली जाएगी, सब मंगल हो जाएगा, बेटियों की रक्षा हो, गुंडा राज और माफिया राज खत्म करने की बाबा के चरणों में प्रार्थना की है। साईं बाबा सब ठीक कर देंगे। मोदी जी के नेतृत्व में 3 किसान बिल मंजूर हुए हैं। पूरे देश के किसान मोदी जी के पीछे खड़े हैं। जो नहीं समझे वह भी समझ जाएगा, ऐसा विश्वास मुख्यमंत्री चौहान ने साईं की धूप आरती के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए जताया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यों के 6 शहरों में कैशविक आवासीय प्रौद्योगिकी को चुनौती भारत के तहत हल्के मकानों से जुड़ी परियोजनाओं की आधारशिला रखी। वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आयोजित एक समारोह में मोदी जी ने सस्ते और टिकाऊ आवासीय उत्प्रेरक के तहत विजेताओं की घोषणा भी की। उन्होंने प्रधानमंत्री आवासीय योजना को लागू करने में उत्कृष्टता के लिए वार्षिक पुरस्कार भी प्रदान किए। इस अवसर पर आवास एवं शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी के अलावा त्रिपुरा, झारखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के राज्यपाल और मुख्यमंत्री उपस्थित थे। प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर नवरिति हा के नाम से नॉनमेसी निर्माण प्रौद्योगिकी पर एक पाठ्यक्रम की शुरुआत की और 54 नॉनमेसी आवासीय निर्माण प्रौद्योगिकी के एक संग्रह का विमोचन भी किया। देश में कोरोना की पहली वैक्सीन कौन सी होगी, इस पर आज फैसला हो सकता है। सरकार की ओर से बनाया गया एक्सपर्ट पैनल वैक्सीन का अप्रूवल मांगने वाली कंपनियों के एप्लीकेशन पर विचार करेगा। अब तक सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, भारत बायोटेक और फाइजर ने इमरजेंसी यूज की मंजूरी के लिए अप्लाई किया है। सीरम इंस्टीट्यूट कोविशील्ड नाम की वैक्सीन बना रहा है और इसे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और फार्मा कंपनी एस्ट्राजेनेका ने डेवलप किया है। सीरम इंस्टीट्यूट के अलावा स्वदेशी वैक्सीन कोवैक्सीन बनाने वाली भारत बायोटेक ने बुधवार को पैनल के सामने प्रेजेंटेशन दिया था। वहीं अमेरिकी कंपनी फाइजर ने अपना डेटा पेश करने के लिए और वक्त मांगा है। नई उम्मीदों के साथ नया साल का आगाज हो गया है। भारत समेत पूरी दुनिया में नए साल का स्वागत किया गया। दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर पर जमे किसानों ने भी नए साल का स्वागत किया। हालांकि उनका आंदोलन अभी भी जारी है और वे कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग पर अड़े हैं। सरकार के साथ अगली बातचीत को लेकर आज किसानों की बैठक होनी है, तो वहीं दिल्ली के चिल्ला और गाजीपुर बॉर्डर को बंद कर दिया गया है। महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने पुणे पुलिस आयुक्तालय में अधिकारियों और कर्मचारियों की उपस्थिति में केक काटकर नए साल का स्वागत किया। अनिल देशमुख पुणे पुलिस कमिश्नरेट में नए साल का स्वागत करते नजर आए। कंट्रोल रूम में गए और वहां कुछ फोन खुद ही लिए। जब एक नागरिक ने शिकायत की कि हमारे परिसर में जोर से गाने बजा रहे हैं, तो अनिल देशमुख ने सूचित किया कि वह निकटतम पुलिस स्टेशन के पास अपनी शिकायत दर्ज कराएं। गृह मंत्री के साथ सीधी बातचीत से भी पुणेकर को आश्चर्य हुआ। मराठी भाषा के मुद्दे पर अमेजॉन को अपने निशाने पर लेने वाले MNS ने खाद्य उद्योग से जुड़ी डोमिनोज को मोर्चा निकालने की चेतावनी दी है। मनसे ने कहा है कि मराठी भाषा को जल्द से जल्द अपने पोर्टल पर जगह दें। मनसे ने इस चेतावनी को डोमिनोज कितनी संजीदगी से लेकर आई है, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन मराठी भाषा को लेकर मनसे अब आक्रामक रूप अख्तियार करती नजर आ रही है। मनसे नेताओं ने अमेजॉन के अधिकारियों को परिणाम भुगतने की चेतावनी दी थी। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की चेतावनी को संजीदगी से लेते हुए डोमिनोज पिज्जा ने कहा कि वे जल्द से जल्द अपने वेबसाइट पर मराठी भाषा को उचित स्थान देंगे। डोमिनोज ने कहा है कि वे जल्द ही मराठी एप्लीकेशन शुरू करेंगे। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार और कुछ अन्य नेताओं ने कोरेगांव भीमा युद्ध की 203वीं बरसी पर शुक्रवार को पुणे के निकट जय स्तंभ पर श्रद्धांजलि अर्पित की। राज्य के गृह मंत्री अनिल देशमुख, ऊर्जा मंत्री डॉक्टर नितिन राउत समेत अन्य नेताओं ने स्मारक पर श्रद्धांजलि अर्पित की। यह स्मारक पुणे अहमदनगर रोड पर पेरना गांव के पास है। वंचित अघाड़ी के अध्यक्ष प्रकाश अंबेडकर ने भी जय स्तंभ पर आकर श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर अजीत पवार ने कोविड-19 महामारी के मद्देनजर लोगों से अपील की है कि वे स्मारक पर न आए और घर में रहकर ही श्रद्धांजलि दें। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष ने कहा कि अयोध्या में बनने वाला राम मंदिर सभी श्रद्धालुओं को जोड़ेगा और उत्तर प्रदेश का यह शहर विश्व की सांस्कृतिक राजधानी के तौर पर उभरेगा। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष स्वामी गोविंद देव गिरी जी महाराज ने कहा है कि मंदिर के लिए चंदा जमा करने का राष्ट्रव्यापी अभियान 15 जनवरी को शुरू किया जाएगा।
उन्होंने कहा कि हमारा लक्ष्य राम मंदिर बनने के बाद भारत, एशिया और विश्व के श्रद्धालुओं को जोड़ते हुए अयोध्या को दुनिया की सांस्कृतिक राजधानी बनाने का है। ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष ने कहा था कि मुख्य निर्माण समेत राम मंदिर परिसर के निर्माण पर करीब 1100 करोड़ रुपए की लागत आएगी और 3.5 साल में यह काम पूरा हो जाएगा। महाराष्ट्र की महाविकास आघाड़ी सरकार पर संकट के बादल मंडराने लगे हैं। शिवसेना और औरंगाबाद जिले का नाम संभाजीनगर करने की मांग की है, लेकिन कांग्रेस ने खुलेआम यह प्रस्ताव नामंजूर कर दिया है। दूसरी ओर स्थानीय निकायों के चुनाव की घोषणा से पहले ही महाविकास आघाड़ी सरकार के घटक दल आमने सामने आ गए हैं। कोल्हापुर और औरंगाबाद में तो एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं। महाराष्ट्र में जब से महाविकास आघाड़ी सरकार बनी है, तभी से शिवसेना की ओर से लगातार मांग की जा रही है कि औरंगाबाद शहर का नाम बदलकर संभाजीनगर किया जाए। इसका कांग्रेस और एनसीपी विरोध कर रही है। महाराष्ट्र के पूर्व न्यायाधीश बीजी कोलसे पाटिल ने एल्गार परिषद के लिए नई तारीख का ऐलान किया है। उनके अनुसार अब आगामी 30 जनवरी को एल्गार परिषद का आयोजन पुणे के गणेश क्रीड़ा सभागृह में किया जाएगा। मीडिया कर्मियों से बात करते हुए उन्होंने इस बात का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि अगर सरकार ने सभागृह में इसकी इजाजत नहीं दी तो वह सड़क पर इसका आयोजन करेंगे। कोलसे पाटिल ने कहा कि लोगों को इस बात को समझना चाहिए कि एल्गार परिषद और भीमा कोरेगांव का कोई संबंध नहीं है। पाटिल ने कहा कि सरकार कह रही है कि ऑनलाइन परिषद का आयोजन किया जाए, लेकिन जब सरकार के लोग अपनी सभाएं और रैलियां कर सकते हैं तो हम पर पाबंदी क्यों?